नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज से हम एनसीईआरटी का नया बैच शुरू कर रहे हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक का होगा। ये बैच शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, या फिर वो कोई स्टेट पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का हो, तो उसमें जीके का जो सेक्शन होता है वो बहुत ही ज़रूरी सेक्शन कह सकते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इसको पूरा करने के लिए किताबें तो बहुत सारी हैं, परंतु यदि बेस बनाया जाए, यानी कि ये समझ के पढ़ा जाए कि उसको समझा कैसे जाए वास्तव में, तो किताबों का जो बेस बनता है आमतौर पर वो एनसीईआरटी के किताबों से ही बनता है। आप यदि सीधे ही किसी प्रकार की कोई दूसरी किताब ले लेते हैं जीके की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे, आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपके समझ से बाहर होंगे। और मैंने अपने जो टीचिंग लाइन में देखा है, मैंने जो अपने करियर में देखा है, टीचिंग का करियर में, उसमें बस यही हमको देखने को मिला है कि जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, इसमें लगभग 99% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको वर्ड का प्रॉब्लम होता है, यानी कि भाषा का प्रॉब्लम होता है। भाषा उनको समझ में ही नहीं आता है, जिस कारण से वो चैप्टर को समझ नहीं पाते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए और जीके को एकदम बेसिक से स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, समझने के लिए हम एनसीईआरटी का बैच शुरू कर रहे हैं। और इसमें 6 से लेकर के 12 तक का सारा किताब पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर टेलीग्राम चैनल में जाके आप ये एनसीईआरटी का बुक्स देख सकते हैं, या फिर आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाता है। कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है एनसीईआरटी का बुक, कोई भी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें से आसानी से आप एनसीईआरटी का बुक को पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट आज करते हैं आपका क्लास 6 का, जो आप है ज्योग्राफी से शुरू हम लोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने सोचा था कि सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाया जाए, क्योंकि उसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है और उससे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बनते हैं। लेकिन यदि आपको ज्योग्राफी क्लियर होता है, ज्योग्राफी आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, शुरू में पढ़ते हैं, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हिस्ट्री को समझने में भी बहुत आसानी होता है ना। तो जिस कारण से मैं आप लोगों के समक्ष आज सबसे पहला चैप्टर जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी का, सौर मंडल में पृथ्वी, ये चैप्टर मैं एकदम आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। एक एक शब्द पढ़ पढ़ के समझाएंगे आपको हम। और यदि अच्छा लगे वीडियो, कुछ आपकी जानकारी में वृद्धि होती है इससे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, कंपटीशन का तैयारी करने के लिए शुरू किए हैं, है ना। क्योंकि और वैसे विद्यार्थी जो अभी अभी ग्रेजुएशन में नाम लिखवाए हैं, यानी कि एडमिशन लिए हैं, सेमेस्टर 1 में हैं, अभी तो आपको पता है कि जो ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड हो गया है वो 4 साल का हो गया है ना। तो इन 4 सालों में आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आप ग्रेजुएशन फाइनल एग्ज़ाम दें और आराम से पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसका एग्ज़ाम दे सकें आप बिना कोई हिचक के कि तैयारी है कि नहीं, वो ये है ना, वो सब बिना सोचे हुए आप कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एनसीईआरटी क्लास 6 के, ठीक है। इसके बाद दूसरी किताबों को भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला चैप्टर हमारा है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं,
लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है ना, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है? तारों के बारे में, ठीक है। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। इनमें से जो कुछ की टिमटिमाहट है वो दूसरे तारे की अपेक्षा कुछ अलग दिखाई देती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। चंद्रमा आप देखते हैं ना, क्या वो टिमटिमाता है? नहीं टिमटिमाता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप संपूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, पूर्णिमा और अमावस्या वाला हिसाब किताब 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन घटता है ना। तो संपूर्ण यानी कि पूरा गोल चांद जो होता है उसको हम महीना में केवल एक बार ही देख सकते हैं। कब? पूर्णिमा को दिन, है ना। यह पूर्णिमा, ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, ठीक है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, जब चंद्रमा कंप्लीट गायब हो जाता है ना। उसके बाद फिर से चंद्रमा थोड़ा करके वो दिखाई देने लगता है, ठीक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान की अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना। आसमान में यदि बादल नहीं है तो बहुत आसानी से आप आसमान को देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? कोई तो कारण होगा ना, क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि सूर्य का रोशनी बहुत तेज होता है उन लोगों के मुकाबले, है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है वो खगोल पिंड कहलाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? खगोल पिंड। अब देखिए कितना आसानी से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। उसको क्या कहेंगे? खगोल पिंड, अर्थात वैसा कोई भी वस्तु जो आसमान में है। इसमें हम सूर्य, चंद्रमा, तारे, उल्का पिंड ये सबको ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यदि ये चैप्टर पढ़ते समय आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी वर्ड में प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका विस्तृत रूप आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं, जो आसमान में टंगे हुए हैं कैलेंडर की तरह, वो बड़े आकार का होता है और गर्म होता है। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैस से बना होता है ये। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित करना मतलब बाहर निकालना, ठीक है। इन खगोल पिंड को क्या कहा जाता है? तो तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है, यानी कि सूर्य क्या है? एक गैस का बड़ा सा गोला है जिससे हमेशा 24 घंटा ऊष्मा उत्पन्न होते रहता है, या फिर अपने से वो ऊष्मा को, गर्मी को, हीट को उत्सर्जित करता है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, यानी कि जो भी तारा हम लोग देखते हैं रात में वो सूर्य के समान ही है ना। वो भी गैस का गोला है और वो भी अपने से लाइट को उत्सर्जित करता है, लेकिन वो हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं।
तारा बहुत दूर होता है हम लोगों से, है ना, जिसके कारण उसका लाइट तो हमारे पास आता है, बहुत कम मात्रा में आता है। सूर्य जो है सो हमारा सबसे नज़दीकी तारा है, जिस कारण से उसका हीट यानी कि ऊष्मा, गर्मी और लाइट दोनों ही बहुत अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती है। परंतु अन्य और तारे जितने भी हैं वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण क्या होता है कि ना ही उसका लाइट सही से पहुंच पाता है हमारे यहाँ, ना ही उसका हीट पहुंच पाता है। ठीक है। हाँ, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, है ना। दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो छोटा दिखाई देता है, सिंपल सी बात है। इसी तरह से अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में क्या उतना छोटा होता है क्या? वो नहीं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल, है ना। आप देखते हैं सप्तऋषि तारा आपस में आपको दिखाई देगा, आसमान में दिखेगा तो कोना कोना 4 तारा होता है, एक पूंछ की तरह से उससे 3 तारा निकला होता है ना। तो वो क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल, है ना। आर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है कौन सा? सप्तऋषि यानी कि सप्त यानी कि 7 और ऋषि मतलब संत, है ना। 7 ऋषियों का समूह इसको हम लोग कह सकते हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप आराम से देख सकते हैं चित्र 1.1 में। ठीक है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे। ओके, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 तारा है ना, और इसी से सटा हुआ 3 और है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? नक्षत्र मंडल। क्लियर है? अपने परिवार या आस पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। वो आप खुद से भी देख के पता लगा सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। कौन से दिशा में हम लोग हैं, है ना, इसका निर्धारण किससे करते थे? वो लोग तारों को देखकर। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ध्रुव तारा दिखता होगा। ये अपना जगह कभी नहीं बदलता है। ठीक है, वो एक जगह ही रहता है, जिस कारण से इसको उत्तरी तारा या ध्रुव तारा कहा जाता। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 जो अभी हम लोग देख रहे थे में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए, है ना, कुछ इस टाइप से। देखिए कुछ ऐसा एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो अंत में जो तारा आपको दिखाई देगा वो क्या होगा? ध्रुव तारा होगा, जो सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है। हाँ, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, वैसा पिंड, वैसा गोला कह सकते हैं जिसके अंदर अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना लाइट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है।
जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है ना, कौन? सूर्य। वो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि सूर्य का लाइट जो है वो पृथ्वी रिफ्लेक्ट करता है, जैसा कि हमारे यहाँ होता है ना ये सूर्य। देखिए अब हम लोग देखते हैं इसमें एक एक करके हर एक ग्रह के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह क्या है? तो बुध है ये, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये क्या है? बुध, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 88 दिन का टाइम लगाता है। कितना दिन का? 88 दिन, 88 डेज। मतलब ये इस लाइन में घूमेगा, जैसे ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, इसमें एक राउंड पूरा इसको लगाने में यहाँ से सूर्य में कितना? 88 दिन लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका शुक्र। ये कहाँ दिखाई दे रहा है? तो कुछ इस जगह पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, शुक्र ग्रह। ये अपने अक्ष पर घूर्णन कितना दिन में करता है? वो 59 दिन लगाता है। और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 255 दिन लगाता है, ठीक है। तीसरा नंबर में आता है हमारा अर्थ, जिसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना। ये क्या करता है? सूर्य के चारों ओर एवं एक परिक्रमण 365 दिन में करता है। ये मतलब यहाँ से घूमेगा, एक राउंड पूरा लगाने में इसको 365 दिन लगता है, ठीक है। और अपने अक्ष पे घूमने में उसको एक दिन लगता है। मतलब देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये तो सन के चारों ओर ऐसे कैसे घूम रहा है, बट ये खुद से भी एक जगह पे अपना एक राउंड ऐसे ऐसे करके मारे, जिस कारण से वो दिन और रात जो होता है हमारे यहाँ वो होता है, ठीक है। पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल। पृथ्वी के बाद क्या आता है? मंगल ग्रह, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में करता है, और अपने अक्ष पर ये एक दिन में ही ये भी घूम जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद 5th नंबर में आता है बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने लगभग, मतलब 12 साल लगा देता है। और अपने अक्ष पे घूमने में ये कितना टाइम लगाता है? तो 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है। इसमें चंद्रमा की संख्या कितना है? 53 है। जैसे कि हम लोग के पास है ना चंद्रमा एक ठो, वैसी तरह जुपिटर में 53 है चंद्रमा, 53, ओके। इसके बाद आपका आता है शनि, जिसको सैटर्न कहते हैं हम लोग। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में ये 29 साल 5 महीने और अपने अक्ष पे घूमने में ये 10 घंटे 40 मिनट का समय लगाता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या? यूरेनस, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में करता है और अपने अक्ष पर ये 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। और चंद्रमा की संख्या लगभग इसके पास कितना है? 27 है, 27 है। और अंत में आता है नेपच्यून, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगभग 164 साल लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन गति जो है इसका कितना है? 16 घंटे 7 मिनट। और चंद्रमा की संख्या इसमें कितना है? 13, ठीक है। ये सबको आप याद करके रखिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा इससे, ठीक है। इसके बाद आता है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं सूर्य से, और उनसे उनके पास कुछ अपने चंद्रमा भी हैं।
अब देखिए ग्रह और उपग्रह में आपको हम जरा अंतर समझा देते हैं। मान लीजिए ये सन है, इसके चारों ओर जो भी घूमेगा कोई भी पिंड वो होगा ग्रह, इसको क्या कहेंगे? ग्रह। ठीक है। और ये मान लीजिए कोई जैसे पृथ्वी ही हम मान लेते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर यदि कोई पिंड घूम रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? उपग्रह, है ना? उपग्रह। जैसे हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं ना यहाँ से, तो वो भी तो उपग्रह ही कहलाता है। समझ में आया ग्रह और उपग्रह का अंतर? ठीक है। अब आता है सौर मंडल के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ये लोग चक्कर लगाता है। ठीक है। अब एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले सूर्य के बारे में जानते हैं। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। आग है पूरा, देख रहे हैं ना अभी गर्मी के सीजन में कैसा आग बरसा रहा है अभी ये। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है ना? खिंचाव बल मतलब अट्रैक्शन, जिसको खींचता है वो। पृथ्वी के अंदर है ना गुरुत्वाकर्षण बल, कुछ उसी प्रकार से सूर्य के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, खिंचाव बल है, जिस कारण से ग्रह को अपने ओर खींच के वो रखता है ताकि एक ही पथ पे वो चलता रहे, एक ही रास्ते पे। ठीक है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। अब इसके बाद आता है ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से इसकी दूरी के अनुसार वे हैं कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो अभी तुम लोग इसके बारे में पढ़े। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। समझ में आ रहा है? दीर्घ वृत्ताकार मतलब बड़ा सा वृत्त के आकार में। वृत्त समझ में आता है? कोई गोला, ऐसे कुछ बड़ा सा गोला। ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है, क्योंकि ये सन के सबसे नज़दीक में है, या इतना सामने है। इसको घूमने में कितना समय लगेगा? ऐसे ऐसे करके घूमेगा तो तुरंत 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। लेकिन वही पृथ्वी तीसरा नंबर का ग्रह है, तो इससे बड़ा सा पथ में घूमेगा तो उसको तो ज़्यादा समय लगेगा, है ना? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। ठीक है। और अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक करीब ये अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जिसको हम लोग 2003 UB 313 सीरस कहा जाता था, ठीक है, तथा प्लूटो को बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, मतलब छोटा ग्रह, उसको बौना ग्रह का नाम दे दिया है उसको। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा पृथ्वी। ठीक है। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा नंबर का ग्रह है? तो वो तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां और सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार के हिसाब से। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ठीक है। मान लीजिए, मतलब हमारा पृथ्वी का आकार एकदम 100% गोल नहीं है। ये दोनों बीच में जो है ना संतरा के टाइप से, इधर से चपटा है थोड़ा सा और ऊपर से नीचे से। ठीक है। साउथ और नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ जो कह सकते हैं, वो दोनों पोल है ना। पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। ठीक है। और
यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहते हैं। क्या कहा जाता है? आकार को इसको भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, सबसे अनोखा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे एक जीवन जो है सो संभव है ना। यहाँ पे लाइफ यानी कि हम लोग जिंदा कैसे हैं? जीवन है तभी ना। हवा, पानी, ऑक्सीजन, ये सब जब तक नहीं होगा तब तक क्या इंसान या फिर किसी प्रकार का कोई भी जीव जंतु जिंदा तो नहीं रह सकता है ना। अंतरिक्ष से देखने पर जो है सो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं चंद्रमा के बारे में। ठीक है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4, है ना। यदि हम पृथ्वी का व्यास को 100 मान लेते हैं तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 25। ठीक है, तो 25 ही उसका व्यास होगा। व्यास आप लोगों को समझ में आता होगा। व्यास किसको बोलते हैं? ये मान लीजिए गोला है, तो यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट दूरी जिसको व्यास कहा जाता है। इसका आधा दूरी हम लोग क्या कहेंगे? बीच का जो इतना दूरी होगा वो त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा यह नज़दीक में है। ठीक है, क्योंकि यह सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियां का जो तुलना है, कितना दूरी है, वो आराम से कर सकता है। अब आता है ये रॉकेट का प्रक्षेपण बता रहा है ना। ये भी एक टाइप का उपग्रह ही हम लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह क्या क्या है? इनसेट है, IRS है, एडुसेट है, ये सब उपग्रह है हमारा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ है। चंद्रमा पर जो सबसे पहला कदम रखा गया था नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा। ठीक है, यह 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जिसके कारण, ठीक है, चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दूसरा भाग हाल फिलहाल आपको पता होगा ना, चंद्रयान मिशन जो चला था, चंद्रयान मिशन 3 जो था, चंद्रयान 3, वो कहाँ पे उतरा था? चंद्रमा के डार्क भाग में, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। जो दाग धब्बा दिखाई देता है ना चांद पे, वो इसी सब का है। ठीक है, अब आता है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार
ये क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट के अलग हो गए हैं। कुछ ऐसा दिखाई देता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। कुछ इस टाइप का छोटा छोटा पिंड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। देखता है वो टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, वही उल्का पिंड गिरता है वो, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं तो इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक और से दूसरी ओर फैली सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है, जिसको हम लोग मिल्की वे बोलते हैं, आकाशगंगा, है ना। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे कहलाती है, ठीक है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ठीक है। चलिए, आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आप चाहें तो इसका क्वेश्चन आंसर आप खुद से बनाने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ग्रह और तारे में क्या अंतर है आपको पता है। ग्रह में अपना प्रकाश होता है और ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता है और तारे में अपना प्रकाश होता है। सौर मंडल से क्या समझते हैं, तो सौर मंडल क्या होता है, सारे तारों, ग्रहों का एक समूह, उपग्रहों, है ना, उसमें उल्का पिंड भी ले सकते हैं, ये सब का समूह होता है, ठीक है। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए, वो सारा है, वो पता है। चलिए, ये सारा क्वेश्चन आंसर आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।